नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेके आ रहे हैं जो डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये नोटिफिकेशन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो डिप्लोमा किए हैं, चाहे सिविल के हों, चाहे मैकेनिकल के लिए हों, चाहे फिर इलेक्ट्रिकल को, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, बहुत अच्छा वर्क इन्वायरमेंट है, मिनी रत्ना कंपनी है। तो आप इसको अच्छे से देखें और फॉर्म भरने में सारी चीज़ें सावधानी बरतें। तो आप नोटिफिकेशन को बहुत डिटेल में देखें और उसके बाद जो भी समस्याएं हों उसको आप क्लियर करते हुए फिर आप फॉर्म भरें। फॉर्म भरने का अभी डेट है, आज ही नोटिफिकेशन आया है, तो डेट आपके लिए अभी बहुत है। आराम से भरे, पर एकदम लास्ट डेट का भी इंतजार ना करें, ठीक है। तो अब हम सब लोग एक बहुत अच्छे नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम आपसे ये चाहेंगे कि आप सब लोग मैक्सिमम स्टूडेंट तक इसको शेयर करें, सारे स्टूडेंट नोटिफिकेशन के बारे में जानें। वैकेंसी बहुत अच्छी है। इसमें एक और ख़ास बात है कि इसमें 30 साल के बच्चों तक कोई भी भर सकता है, तो इसमें अपर एज में थोड़ा सा रिलैक्सेशन ज़्यादा है। और सारे वैकेंसीज में क्या है कि 27 साल या 24 साल ही होता है, तो थोड़ा सा वो एज रिलैक्सेशन कम होता है। इसमें 30 साल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको सब लोग ध्यान से देखें। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। किसमें आई है? एनएचपीसी में आई है। एनएचपीसी लिमिटेड में आपकी वैकेंसी आई हुई है, तो इसके बारे में जानें, ठीक है। आइए, एनएचपीसी लिमिटेड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही मतलब इसके शेयर ज़्यादा हैं इसमें, ठीक है। पीएसयू जो है तो इंटरप्राइज ही है। एनएचपीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स फरीदाबाद में इसकी ऑफिस है, जो हरियाणा में पड़ेगा। CIN नंबर, एडवर्टीजमेंट नंबर आपका ये है NH/recruit.02 और फिर क्या 2021। ये ध्यान दीजिएगा। कम ऑन बोर्ड टू एम्ब्रेस एक्साइटिंग चैलेंजेस विद NHPC। NHPC के चैलेंजेस बहुत हैं कि इसके जॉब नई नई रिन्यूएबल एनर्जीज के बारे में अब ये डेवलपमेंट कर रहा है, तो थोड़ा सा इसके चैलेंजेस ज़्यादा, पर आइए और सीखिए, इंजीनियरिंग अच्छे से करना सीखिए। बहुत अच्छा वर्क इन्वायरमेंट पढ़ते हैं। NHPC अ प्रीमियर शेड्यूल अब मिनी रत्ना है, ये मिनी रत्ना है, ध्यान रखिए। कंपनी विद 70.95 ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका शेयर 70.95 मीन 71% ऑलमोस्ट, तो 71% इसमें शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इज द बिगेस्ट हाइड्रो पावर कंपनी इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ी हाइड्रो पावर कंपनी है। लीडर इन डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। तो ये सबसे बड़ी कंपनी है हाइड्रो पावर की इंडिया में, जिसका काम क्या होता है? डिजाइन करना, कंस्ट्रक्शन करना और उसको रनिंग में लाना, ऑपरेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स। NHPC हैज सो फार कमीशन्ड 22 हाइड्रो प्रोजेक्ट। अभी तक इसने 22 हाइड्रो प्रोजेक्ट बना दिए हैं। 1 विंड पावर प्रोजेक्ट, एक आपका विंड टर्बाइन वाला बना दिया है। 1 सोलर पावर प्रोजेक्ट विद इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 7071.2 मेगावाट कैपेसिटी के 22 हाइड्रो, एक विंड और एक आपका सोलर प्रोजेक्ट इन्होंने इंस्टॉल कर दिया, डेवलप बाय द जॉइंट वेंचर। अगला, NHPC अलॉन्ग विद सब्सिडरीज, इसकी जो सब्सिडरीज हैं, and JVs is also aggressively expanding its renewable energy portfolio। अपने रिन्यूएबल नई नई एनर्जी के सोर्सेज में अपना क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है अपने आप को, इंक्लूडिंग हाइड्रो, सोलर, विंड पावर। हाइड्रो पावर, सोलर पावर और विंड पावर, इन सब में ही अपना एक्सपेंड कर रहा है। इट हैज 9 प्रोजेक्ट्स विद 599 क्या है 599 मेगावाट, 5999 कैपेसिटी इन कंस्ट्रक्शन स्टेज। आपके 9 प्रोजेक्ट है जो कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। 15 प्रोजेक्ट विद इतने मेगावाट, 10,787.1 मेगावाट कैपेसिटी का क्लियरेंस है इसके पास। 3 प्रोजेक्ट जो है 1128 मेगावाट कैपेसिटी के इन सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन में, मतलब अभी इनका इसमें सर्वे चल रहा है, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को ये लेंगे और उसके बाद काम शुरू करेंगे। तो 9 पे काम चल रहा है। 15 प्रोजेक्ट का इनके पास क्लियरेंस है कि इनको करना है, और ये फिर 3 पर सर्वे कर रहे हैं। NHPC हैज बीन अर्निंग प्रॉफिट फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स विद ग्रॉस टर्नओवर इनका है 9,657.39 करोड़ है ये।
तो 9,657.39 करोड़, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिडक्शन, इनकी जो प्रॉफिट है 3,233.37 करोड़ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21। मतलब कितनी अच्छी इनकी प्रॉफिट थी, बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज़्यादातर शेयर इसके पास है, ठीक है। तो इसके प्रॉफिट बहुत अच्छे रहे, कंपनी अभी बहुत अच्छा चल रही है। आगे, एनएचपीसी ऑफर्स एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस टू लर्न एंड ग्रो। आपको कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, तो इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। द कंपनी फोस्टर एक्सीलेंट वर्किंग इन्वायरमेंट एंड हैज अट्रैक्टिव कंपनसेशन पैकेज। बहुत अच्छे इसमें कंपनसेशन पैकेज है टू सपोर्ट इस हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। एनएचपीसी लुकिंग फॉर हाई परफॉर्मिंग डायनेमिक अचीवमेंट ओरिएंटेड प्रोफेशनल, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, डायनेमिक हो, कहीं भी मूव करके अपना जॉब कर सकें, अचीवमेंट ओरिएंटेड, जो आपका फोकस है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, प्रोफेशनल को ये ज़्यादा चाह रहे हैं। फॉलोइंग पोजीशन, क्या क्या पोजीशन, स्टार्ट डेट। अब आप समझ गए, ये कंपनी के बारे में अपना डिटेल था कि कंपनी क्या चाहती, क्या कर रही है, क्या इसका खर्चे रहे हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट है, ये सारी चीज़ें कंपनी अपने डिटेल में दिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन, स्टार्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है, 1 सितंबर 2021 और सुबह 10 बजे से, सुबह 10 बजे से 1 सितंबर 2021 को यहाँ पर आपका फॉर्म भरना आज से शुरू हो गया है, सुबह 10 बजे से। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है, ये भी ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन का 30 सितंबर है, वो भी रात 12 बजे के आसपास। 11:55 होता है तो 12 बजे ही मान के चलिए, तो रात को 11 बजे आप मान रहे, क्यों लास्ट डेट का इंतजार करेंगे। फॉर्म अपने सारे डॉक्यूमेंट मेंटेन कर लीजिए, फॉर्म भर दीजिए। तो अब इसमें पहली वैकेंसी है सीनियर मेडिकल ऑफिसर, जिसका हम सब लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है सीनियर मेडिकल ऑफिसर से। असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर, जो असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर है, उनसे भी बहुत ज़्यादा हमें इंटरेस्ट नहीं है। क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो सब चीज़ें नहीं, इनके क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, इस पर हम सब लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल, सिविल के लिए वैकेंसी आई। कितनी वैकेंसी है टोटल, 68 वैकेंसी है, जिसको इन्होंने बाइफरकेट करके भी दिया। एससी का 11, एसटी का 4, ओबीसी का 19, एडब्ल्यूएस का 6 है और अनरिजर्व का 28। तो सिविल की वैकेंसी। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, फुल टाइम आपका रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और एक बात इसमें खास है, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम कितने, 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। इसके 60% के इक्विवेलेंट, कहीं कहीं ग्रेडिंग सिस्टम होता, परसेंटेज नहीं होता, तो उसके इक्विवेलेंट 60% मार्क्स के, उसके इक्विवेलेंट आपका ग्रेड होना चाहिए। नॉलेज ऑफ, ये इंपॉर्टेंट, नॉलेज ऑफ ऑटोकैड विल बी एडेड एडवांटेज। इसका क्या मतलब हुआ कि जिसको नॉलेज ऑफ ऑटोकैड होगा, जिसको ऑटोकैड आ रहा होगा, उनको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। कोई कंपलसरी नहीं, नेसेसरी नहीं है कि आपको ऑटोकैड आ रहा हो या आपके पास सर्टिफिकेट ऑटोकैड को, ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने ऑटोकैड के क्वेश्चंस दिए हैं तो आपको प्रिफर करेंगे, कहीं ना कहीं फॉर्म में वो कुछ ऑप्शंस मांग रहे होंगे, जिससे ऑटोकैड को, अगर आपको नॉलेज है तो जान सकेंगे कि आपको ऑटोकैड का नॉलेज है, तो आपको प्रेफरेंस केवल देंगे, तो थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। और कंपल्सन नहीं है कि आपको ऑटोकैड आ रहा हो। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल की आपकी 34 वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा। 34 वैकेंसी है, जिसमें आपका बैकलॉग वैकेंसी एससी का 1, करंट ईयर का एससी का 4, एसटी का 3, ओबीसी का 8, ईडब्ल्यूएस का 3 और अनरिजर्व मींस जनरल का 15 है। और इसमें भी वही 60%, बशर्ते आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। अगला क्या है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। जूनियर इंजीनियर क्या, मैकेनिकल। मैकेनिकल की कुल मिला के 31 पोस्ट है। इसी में आप थोड़ा और ध्यान दीजिएगा कि मैक्सिमम एज लिमिट जो है 30 साल है, 30 इयर्स। तो सबके लिए अपर एज लिमिट क्या है, 30 इयर्स है। और टोटल मैकेनिकल में वैकेंसीज क्या है, 31 वैकेंसी है, कोई बैकलॉग वैकेंसी नहीं, सब करंट ईयर की वैकेंसी है। एससी में 5 है, एसटी की 2 सीटें हैं, ओबीसी की 6 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 3 सीटें हैं और अनरिजर्व की 15 सीटें हैं। तो जो आपके सामान्य की है उसकी 15 सीटें, ध्यान रखिएगा। आपके भी 60% मार्क्स होने चाहिए। ऑटोकैड अगर आ रहा है तो उनको प्रेफरेंस देंगे, एक्स्ट्रा एडवांटेज उनको लिए होगा। तो नॉलेज ऑफ ऑटोकैड विल बी एडेड एंड
विल बी एन एडेड एडवांटेज। एडवांटेज मिलेगा जिनको ऑटोकैड आ रहा है, डिग्री से उतना इंपॉर्टेंसी नहीं। अकाउंटेंट की भी वैकेंसी आई है। अकाउंटेंट में इंटरमीडिएट सीए और सीएमए पास कैंडिडेट आर एलिजिबल। तो सीए और सीएमए हमें उससे बहुत इंटरेस्ट नहीं है। क्लियर हो गई। अपर एज लिमिट 30 साल। फॉर्म भरने का डेट 1 से शुरू होगा, 30 तक होगा। और उसके बाद एससी की 5 वैकेंसी, एसटी की 2, ओबीसी की 6, ईडब्ल्यूएस की 3 और फिर अनरिजर्व की 15। अपर एज लिमिट 30 साल है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स, ये जो आपके वैकेंसीज इमार्क्ड फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, जो आपके हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हैं, मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, उनके लिए भी आपके लिए 6 बैकलॉग है और वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। आगे देखिए तो सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए क्या क्या अलाउ किया गया है। जैसे कैटेगरी सी है तो कैटेगरी सी में ओए आता, ओएल आता, 1 लेग, बोथ लेग, ऐसे इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए कैटेगरी बी टाइप के, कैटेगरी सी टाइप के, या कैटेगरी डी या कैटेगरी ई। कैटेगरी ई क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैटेगरी बी एंड सी। अब बी में क्या है? डी है, एच है, तो डी फॉर डीफ, बहरे वाले, एच फॉर, अब इसमें सारी चीजें मेंशन की। एच का मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग। तो अब बहुत कठिनाई से अगर आप सुनते हैं तो वो हैंडीकैप्ड, 40% से ज्यादा हैंडीकैप्ड होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट आपका है वो 40% से ज्यादा होगा, तभी आप हैंडीकैप्ड माने जाएंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वैकेंसीज इज हॉरिजॉन्टल। तो दिव्यांग जनों के लिए जो आपका रिजर्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल है, आपका वर्टिकल नहीं है। मतलब अगर जनरल है तो जनरल में कुछ आपकी पीढ़ हो सकते हैं हैंडीकैप्ड हो, ऐसे ओबीसी में कुछ हैंडीकैप्ड हो, तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, आपका डायरेक्ट रिजर्वेशन नहीं है। इनको डायरेक्ट कोई फायदा नहीं कि इतने हमें लेने। जनरल में आपको हैंडीकैप्ड, ओबीसी में हैंडीकैप्ड, कुल मिला के 6 सीटें हैं। आगे कंपनसेशन पैकेज, बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक बात पढ़ी। तो कंपनसेशन पैकेज क्या दिया है? कंपनी ऑफर्स अट्रैक्टिव कंपनसेशन पैकेज कंप्राइज, आपको बेसिक पे मिलेगा, डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता दिए गए देंगे, बेसिक मिलेगा, उसका प्लस डीए मिलेगा 27% 28% जो होता हो। एचआरए सिटी वाइज वेरी करता है, एचआरए मिलेगा, कैफेटेरिया अलाउंसेस मिलेगा, चाय पानी का भी खर्चा मिलेगा, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी मिलेगा, परफॉर्मेंस अच्छा है तो पेमेंट थोड़ा ज्यादा होगा, मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी, आपको मिलेगी, आपके फैमिली को मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलेगा इंक्लूडिंग पीएफ मिलेगा, पेंशन होगा, ग्रेचुइटी एक्सेट्रा। तो जो सोशल आपकी स्कूटनी बेनिफिट है इसमें एनपीएस नहीं है, इसमें पेंशन है, पीएफ है, पेंशन है, ग्रेचुइटी है, एक्सेट्रा एज पर द कंपनी रूल्स इन फोर्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम। तो जो सोशल बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। प्लेसमेंट क्या है? कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एट द प्रोजेक्ट या फिर पावर स्टेशन ऑफिस इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर एंड सब्सिडरी कंपनीज ऑफ द एनएचपीसी इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री और फिर अब्रॉड। तो एनएचपीसी के इंडिया में जितने पार्ट्स हैं उसमें आपको प्रोजेक्ट एरिया में या पावर स्टेशन में या ऑफिस में रहना होगा। वो भी हो सकता है कंट्री में हो या फिर फॉरेन में, जहां इसके अपने या इनसे जॉइंट वेंचर, इनके साथ जुड़े हुए जो कंपनीज है उनके जहां पर रिक्वायरमेंट होगी आपको वो भेज सकते हैं। प्लेसमेंट हो गया। एप्लीकेशन फीस है जो जनरल ओबीसी, जनरल ईडब्ल्यूएस, जनरल ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये है, बस 250 रुपये। एससी एसटी के लिए, हैंडीकैप के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं है। एक बार जो फीस पे कर दिया गया वो वापस नहीं होगा। तो इसलिए आपको ये रिक्वेस्ट किया जाता है या आपको बताया जाता है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी और सही से इंफॉर्मेशन को जानते हुए फिर फॉर्म भरे। एक बार पैसा पेमेंट हो गया तो वापस नहीं होगा। जनरल, ओबीसी और जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जो हैं इन तीनों लोग को 250 रुपये देना है फॉर्म के, और किसी को फॉर्म का पैसा नहीं देना है। ध्यान रखिएगा। स्टेप ऑफ अप्लाइंग, तो अप्लाई करने का स्टेप क्या है? पहले आप जाएंगे www.nhpcindia.com, nhpcindia.com। तो इसको में आप कैरियर खोलेंगे और उस कैरियर में आप भरेंगे। भरने से पहले ध्यान रखें आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए और एक आपका वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कम से कम 1 साल तक तो चले। आपका अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कम से कम 1 साल तक
रन करे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारे कम्युनिकेशन उसी के थ्रू होंगे। तो क्या होना चाहिए, मस्ट पोजेसेस वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर व्हिच शैल बी एक्टिव थ्रू आउट द प्रोसेस एज द रिक्वायर्ड फॉर एनी फर्दर नोटिफिकेशन। रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन, और आप सारी चीजें ढंग से पढ़ें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, 60% से ज़्यादा है कि नहीं, एज 30 साल के अंदर है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप ढंग से पढ़ लें और फिर फॉर्म भरें, ठीक है। फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद रिलेवेंट डिटेल एंड सबमिट। आफ्टर सक्सेसफुल ऑफ द सबमिशन एप्लीकेशन आईडी शैल बी जनरेटेड। जब आप फॉर्म भर देंगे तो एप्लीकेशन आईडी आपकी जनरेट होगी और उसको आप सेफ रखेंगे, उसको आगे कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाएगा। आप सब लोग से कोई भी बात आगे करनी हो तो उसी आईडी के रेफरेंस में आपसे किया जाएगा। अगला क्या क्या लगेगा, स्कैन्ड कॉपी किसकी किसकी लगेगी। एक तो आपकी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, मार्कशीट नहीं भाई, सर्टिफिकेट लगेगा। हाई स्कूल का क्या लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट समझ रहे हैं ना, कि सर्टिफिकेट जिसमें आपका जन्म तिथि लिखी हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड हो, तो सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कंप्लीट सेट ऑफ मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन के लिए जैसे डिप्लोमा रिक्वायर्ड है तो उसका कंप्लीट सेट, जितने सेमेस्टर वाइज सब कुछ आपके पास स्कैन्ड होना चाहिए, ठीक है। अगला कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वही चलेगा। और 6 महीने, जैसे रजिस्ट्रेशन आप जिस डेट को कर रहे हैं, मान लीजिए 2 सितंबर को आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जैसे लास्ट डेट तो 30 सितंबर है, तो आप 28 को भी कर सकते हैं, 25 को भी। जिस दिन रजिस्ट्रेशन करते हैं उससे 6 महीने से ज्यादा पहले का आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, उससे 6 महीने ज़्यादा पहले का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ही होना चाहिए। तो अगर आप फॉर्म 2 सितंबर को भरते हैं तो उससे 6 महीने पीछे आप जोड़ लीजिए, उसके अंदर ही आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर आपका डिसेबिलिटी है, अगर हैंडीकैप्ड है, तो एक अथराइज्ड किसी अथॉरिटी से वो इशू होना चाहिए, किसी एक अच्छे डॉक्टर से जो रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर से आपका इशू होना चाहिए। अपलोड लेटेस्ट फोटोग्राफ, इस समय जैसे हैं वैसे लगाएं। सिग्नेचर एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल में आपको बताया गया कि आपका फोटो कैसा होना चाहिए, आपका सिग्नेचर किस साइज का होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें, ठीक है। टेक आउट द प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपका फाइनली होगा उसका प्रिंट आउट रख लें, संभाल के रख लें। जनरेटेड बाय सिस्टम इन डुप्लीकेट विद द यूनिट एप्लीकेशन फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, तो भविष्य में किसी भी संदर्भ के लिए, किसी भी बातों के लिए आप अपना प्रिंट आउट निकाल के सुरक्षित रखें। जो आपका पीडीएफ होगा उसको आप मेल कर लें, मेल पर सुरक्षित रहेगा, प्रिंट आउट भी रख लें, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन रजिस्टर्ड विद और विदाउट या फिर विदाउट या फिर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपने अपलोड किया 2-3 और 2-3 नहीं किया, ये जो दिया है इसमें से, तो भी आपका रिजेक्ट माना जाएगा। और विदाउट कोई डॉक्यूमेंट नहीं किया तब भी आपका रिजेक्ट होगा। तो विदाउट या फिर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट अपलोडेड शैल बी समरिली रिजेक्टेड, इसको तुरंत रिजेक्ट कर दी। इवन दो रजिस्ट्रेशन नंबर हैज बीन जनरेटेड, इवन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट आउट आपने ले लिया है, प्रिंट आउट आपने ले लिया तब भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट शुड नॉट सेंड, ध्यान रखिए, कैंडिडेट शुड नॉट सेंड एनी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट और प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप फ्रॉम फॉर्म थ्रू द पोस्ट, तो पोस्ट के थ्रू आप कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे, सब कुछ ऑनलाइन है, जो अपलोड कर दिया गया वो कर दिया गया, तो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस को आप देखेंगे, द कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन विद NHPC हैव and filled all the requisite information shall be provisionally allowed to appear for computer based online test। जिसने फॉर्म भर दिया, सब कुछ सही है, उसको CBT के लिए अलाउ करेंगे। बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट का ही मेरिट बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, तो ऑनलाइन टेस्ट का जो मेरिट बनेगा
अब इसमें आपका कैड के बारे में, ऑटो कैड के बारे में पूछ लेंगे, तो बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट, बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, द फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑफर्ड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिलने वाला है, ये ध्यान रखिए। बस एक एग्जाम, तुरंत अपॉइंटमेंट, कोई कुछ नहीं, कहीं कोई बीच में नहीं, एक बार ऐसे मेहनत कर लिए, जिंदगी आपकी तुरंत नौकरी हाथ में। तो ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, बहुत ध्यान से दीजिएगा, और उसके जस्ट बाद मेरिट बनेगी, और मेरिट में अगर आप आ गए तो आपका तुरंत सिलेक्शन, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आपको दे दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला, सीबीटी टेस्ट ऑनलाइन विल बी हेल्ड इन 22 सिटीज होंगी, 22 सिटीज में से किसी में भी आप एग्जाम दे सकते हैं। ये 22 सिटीज आपके क्या हैं? अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली ज़्यादातर लोग भर देते हैं, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ भी आप दे सकते हैं, मुंबई, पणजी, रांची, रायपुर, शिमला, ये आपके 22 सिटीज है, इनमें से कहीं पर भी एग्जाम हो सकता है। इस 22 में से आपको 3 का प्रेफरेंस देना है, लिमिटेड टू 3, 3 चॉइसेस आपको देनी है, जैसे लखनऊ दे दिए, दिल्ली दे दिए, और उसके बाद रांची दे दिए, रायपुर दे दिए, जो आपकी इच्छा, जो आपके जैसे नजदीक पड़े, जयपुर दे दिए, जम्मू दे, जहां, या भोपाल दे दिए, जिसका मन किया वो भोपाल दे दिया। तो जैसे भी आपका चांसेस मिले, मतलब जो जिसके नजदीक हो, वो इस हिसाब से बेस्ट 3 आप अपनी चूज करेंगे। उनमें से कोई एक आपका सेंटर होगा सीबीटी के लिए, हो सकता है आप उसमें ना आए तो कोई तीसरा भी अलॉट करने के लिए, केवल लिखने के लिए होता है, ज्यादातर उस बेस्ट 3 में से किसी सबको अलॉट कर ही दिया जाता है। लेकिन हाँ, सारे राइट्स उसके पास होते हैं, वो कहीं भी आप इसको इन 22 सिटीज में से कहीं भी आपको भेज सकता है एग्जाम देने के लिए। इसलिए फॉर्म थोड़ा जल्दी भी भरेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको सेंटर आसानी से आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा, फर्स्ट चॉइस जनरली मिल जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम होने वाला, सिर्फ रिटन तुरंत नौकरी, ठीक है। एडमिशन टू द टेस्ट सेंटर विल बी ऑन प्रोडक्शन ऑफ ई एडमिट कार्ड विच टू बी डाउनलोडेड ओनली फ्रॉम आवर वेबसाइट बाई कैंडिडेट। तो ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी होगा एनएचपीसी के वेबसाइट होगा, इससे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और फिर एग्जाम देने जाएंगे। तो अपना एडमिट कार्ड आप उसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर एग्जाम आप देने जाइएगा, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बताने वाले, बहुत शानदार चीजें हैं। देखिए, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा, एग्जामिनेशन का मीडियम होगा हिंदी और इंग्लिश, 2 तरीके के रहेंगे। हिंदी में भी क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे, क्वेश्चन वही रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश का ट्रांसलेशन रहेगा। तो पहला मोड ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश होगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर होगा, बात समझ में आए। और 180 मिनट का पेपर होगा, 180 मिनट का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर हो। कितने मार्क्स होंगे? 200 मार्क्स होंगे। 180 मिनट का जो पेपर होगा 200 मार्क्स होंगे। 200 में अब ध्यान से दीजिए, फॉर सीनियर मेडिकल ऑफिसर या फिर जेई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या फिर सीनियर अकाउंटेंट, इसके लिए बात ये हो रही है। सीनियर मेडिकल ऑफिसर, और आप क्या हैं? आप जेई सिविल मैकेनिकल हैं, तो जेई सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए 200 क्वेश्चन होंगे। 200 क्वेश्चंस में 140 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे, 140 एमसीक्यू ऑफ द कंसर्न डिसिप्लिन, जो आपकी कंसर्न डिसिप्लिन है उसके अकॉर्डिंग 140 आपके सब्जेक्ट के होंगे, 30 जनरल अवेयरनेस के होंगे, 30 एमसीक्यू ही होगा, कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं होगा। 30 एमसीक्यू होंगे और 30 क्या होंगे? रीजनिंग। खूब मेहनत करके तैयारी करिए यार, खूब जम के तैयारी करिए। तो 30 एमसीक्यू, 30 रीजनिंग। सब लोग कहीं ना कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, टाइम है आपके पास। 1 महीने फॉर्म भरा जाएगा, उसके 15-20 दिन, 1 महीने बाद एग्जाम होगा। 2 महीने जम के पढ़ लीजिए, सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाए। तो 30 एमसीक्यू होगा, 30 आपका जनरल अवेयरनेस होगा और 140 सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो 200 क्वेश्चन होंगे, हर कोई 200 क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा। कितने घंटे मिल रहे हैं? 3 घंटे मिल रहे हैं। एकदम क्लियर हो गई सारी बात। 140 आपके टेक्निकल, मतलब टेक्निकल का बहुत ही ज्यादा वेटेज है। और ये 30 रीजनिंग भी तो आप ही का है।
आप टेक्निकल आदमी है भाई, टेक्निकल के लिए रीजनिंग तो बहुत अच्छा होता है। तो 170 नंबर का ये पेपर आपके लिए है और 30 नंबर आपका क्या है, जनरल अवेयरनेस के लिए, जिसमें आप 5, 7, 10 तो कर ही लेंगे डेली, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से करंट अफेयर्स पढ़ ही रहे हैं। तो ये समझ में आ गया। और जो असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर के लिए है, उनका 10 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन भी होगा। असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर तो खैर उससे हम लोग को मतलब ही नहीं। आगे, एवरी करेक्ट आंसर ऑफ एमसीक्यू और 1 मार्क्स मतलब +1 आपको मिलेगा अवॉर्डेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर के लिए क्या होगा, +1, और ये क्या है -0.25, मतलब निगेटिव मार्किंग 1/4 है, 1/4 निगेटिव मार्किंग, 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग है। ध्यान रखिए यूपी ट्रिपल एससी का भी 1/4 ही रहता है, तो ये आपकी निगेटिव मार्किंग 1/4 है। आगे बिल बी डिडक्टेड ऑल द डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप कुछ लोग पढ़ के डर जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव आपके लिए नहीं है, असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर के लिए है। तो ऑल द डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन विल हैव 10 मार्क्स ईच विदाउट एनी नेगेटिव मार्क। जितने डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई भी मार्क ना तो आपको मिलेगा ना तो काटा जाएगा। तो ये जनरल आप जानते ही हैं, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ SC ST OBC पर्सन, जो ये क्या होना चाहिए, 40% से ज्यादा आपका हैंडीकैप्ड होना चाहिए। जो रिजर्वेशन है वो एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, और आपको पहले से ही वैकेंसीज बता दी गई है कि कितने किस मतलब सेक्शन में कितनी है, ठीक है। कोई रजिस्ट्रेशन फी SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं लगेगा, सिर्फ OBC जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए ही लगेगा। कितना, 250 रुपये। SC ST और PWD के लिए कैंडिडेट विद 50% मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो जैसे SC ST कैंडिडेट थे तो वो 50% ही पा जाएंगे तो वो भी अप्लाई कर सकते, पर जनरल कैंडिडेट क्या होना चाहिए, 60% कम से कम। OBC क्या होना चाहिए, 60% होना चाहिए। अपर एज लिमिट जो है वो 5 साल ST ST के लिए, 5 साल SC ST के लिए, 3 साल OBC के लिए है, और 10 साल क्या है हैंडीकैप्ड के लिए है, और 13 साल हैंडीकैप्ड OBC के लिए। जो हैंडीकैप्ड भी है OBC है उसके लिए 13 साल की छूट है कि आप 43 साल के हो तब भी फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे 15 साल किसके लिए, हैंडीकैप्ड है और SC ST है तो उनके लिए 15 साल का छूट है, तो वो 45 साल के तब भी फॉर्म भर सकते हैं। अपर एज लिमिट इज रिलैक्स्ड बाय 5 ईयर फॉर द कैंडिडेट who have ordinarily been domiciled in state of Jammu and Kashmir during 1980 to 31/12/1989। जो 80 से 82 के बीच में जम्मू में रहे हैं उनके लिए भी 5 साल का छूट है एक्शन अपर एज लिमिट में। ऐसे रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, उसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया। क्लियर हो गई होगी बात, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सातवां भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि SC ST और हैंडीकैप्ड जो भी कैंडिडेट हैं, SC ST हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट हैं उनको सेकेंड क्लास रेल का या बस का, जहां से आप क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस डालें, जो मेलिंग एड्रेस आप डालें वहां से एग्जामिनेशन सेंटर तक जाने के लिए आने और जाने टू एंड फ्रो सिंगल टू एंड फ्रो, सिंगल मतलब केवल कैंडिडेट को आने और जाने का किराया मिलेगा, रिम्बर्स किया जाएगा। वो भी किसका, SC ST और हैंडीकैप्ड कैंडिडेट का, SC ST और हैंडीकैप्ड कैंडिडेट का। उनको क्या करना है कि जब भी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें तो प्रोफार्मा आप NHPC वेबसाइट से इस TA का, ट्रेवल अलाउंसेस का भी, TA का भी फॉर्म अप्लाई मतलब ले ले, उसको भी भर ले। अब उसमें क्या होगी कंडीशंस वो देखे जाएंगे, एडमिट कार्ड के साथ निकलेगा, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ प्रूफ, तो प्रूफ तो आपको देना ही पड़ेगा। और कौन सा, बस का किराया मिल सकता है या सेकेंड क्लास, आपको अप टू सेकेंड क्लास ट्रेन का फेयर मिल सकता है। वो भी कैसे मिलेगा, शॉर्टेस्ट रूट का मिलेगा। कहां से, मेलिंग एड्रेस से आपके एग्जामिनेशन सेंटर के बीच में, ये ध्यान रखिएगा, मेलिंग एड्रेस जहां पे आपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डाला है, ठीक है। कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन अंडर जनरल EWS, जनरल जो EWS कैंडिडेट हैं उनको इनकम या असेस सर्टिफिकेट क्या करना है, क्लोजिंग, जो क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिटिंग इनकम असेट सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज द क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट।
तो ध्यान रखिए अभी टाइम है, 30 दिन का टाइम है। अगर लोग नहीं बनवाए हैं तो बनवा के तब अप्लाई करें। तो EWS सर्टिफिकेट का जो डेट होना चाहिए वो उससे पहले का होना चाहिए। कौन से? जिस दिन आपने जिस दिन आपने फॉर्म भरा वही लास्ट डेट माना जाएगा। उसके बाद अगर EWS बनाते हैं और उस समय आप प्रूफ कर दिखाते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। इसको ध्यान से फिर से पढ़ लीजिए। Candidate seeking reservation under general EWS will have to submit an income and asset certificate issued by competent authorities। तो आपका ये जो competent authority है, लेखपाल है, उनसे वो आपका बना होना चाहिए। लेकिन the closing date for submitting income and asset certificate by the candidate, जो आपका asset and income certificate है, EWS सर्टिफिकेट है, उसका closing date क्या है? will be treated as the closing date of the online receipt of the application for the post। 1 से 30 है, आप भर कभी सकते हैं। तो आपका जो आपने एप्लीकेशन भरा डेट उसके जस्ट पहले का आपका क्या होना चाहिए? EWS सर्टिफिकेट। ये मत सोचिएगा कि जब आप रिटर्न देंगे उस समय EWS बनवा लेंगे, ऐसा नहीं है। पहले बनवा लीजिए तब फॉर्म भरिए, ठीक है। The prescribed format and the competent authority has been given in the Department of Personnel and Training Memorandum of, एक ऐसे इनका मेमोरेंडम निकला हुआ, रिलीज हुआ था वो 31/1/2019 को। उसके अकॉर्डिंग आपको होना चाहिए और किस अथॉरिटी से बनवाना है उसको भी इन्होंने क्लियर किया है कि किस अथॉरिटी से आप बनवाना है और किस प्रोफार्मा में बनवाना है। तो प्रोफार्मा आप डाउनलोड कर लीजिए और इसी मेमोरेंडम को आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आप उसी फॉर्मेट में आप बनवा लीजिए, फिर फॉर्म भरिए। और भी 30 दिन के अंदर ध्यान रखिए। कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन एज SC ST OBC, ये सब जो SC ST और OBC ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स पर होना चाहिए, मतलब सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और OBC नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। जनरल एविडेंस, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? जनरल जो आपके हैंडीकैप्ड हैं वो 40% से उनकी कम डिसेबिलिटी है तो नहीं माना जाएगा। 40% या 40% से ज्यादा होनी चाहिए। विल हैव टू अपलोड सर्टिफिकेट ओनली इन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा मेंट फॉर एप्लीकेशन टू द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डिजिग्नेटेड अथॉरिटी इंडिकेटिंग क्लियरली इन द कैंडिडेट कास्ट। अब ध्यान दीजिए, जो कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स पे होना चाहिए। एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, मतलब जो आपके अथॉरिटी होती है कास्ट सर्टिफिकेट इशू करने के, उनके अनुसार होना चाहिए। उसका स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियरली उसमें आपका कैंडिडेट का कास्ट मेंशन होना चाहिए और इसमें विलेज टाउन सब कुछ रेजिडेंस भी आपका उसमें मेंशन होना चाहिए। जो फॉर्मेट है उसमें आपका कास्ट होना चाहिए, नाम तो रहेगा ही, उसके साथ साथ आपका रेजिडेंस उसमें लिखा होना चाहिए। तो वो होगा एक जनरल फॉर्मेट आपके पास होगा। जनरल इंफॉर्मेशन है कि केवल इंडियन ही इसमें केवल आपके इंडियन नेशनल ही फॉर्म भर सकते हैं, भारत वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। बिफोर अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही या सी जो भी हो, लड़की लड़का जो भी, वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड मार्क्स, जो ऑब्टेन आपने मार्क्स जो ऑब्टेन किया है, ठीक है, टेकिंग एवरेज फॉलो आर द सेमेस्टर या ईयर रिस्पेक्टिव ऑफ द वेटेज गिवन टू द एनी पर्टिकुलर सेमेस्टर ईयर बाय द इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। तो ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं क्या रहता है कि आपका बस केवल मार्क्स जोड़े डिवाइडेड बाय 6 सेमेस्टर, तो 6 बाई से 6 कर दी। कुछ जगह क्या है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को अलग अलग वेटेज दिया है, तो जो भी वेटेज दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपका फाइनल ईयर में 60% से ज़्यादा होना चाहिए। SC ST कैंडिडेट हो तो 50% से ज़्यादा होना चाहिए। तो कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड मार्क्स या ग्रेड इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट टेकिंग एवरेज ऑफ द ऑल सेमेस्टर oblique years respective of the weightage given to the any particular semester या year by institute और university, ठीक है। टेकिंग एवरेज ऑफ द ऑल सेमेस्टर या ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेटेज गिवन। अब ये बहुत ये थोड़ा क्लियर बात कर लीजिए, ये थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, यहाँ पे डाउट होता है, थोड़ा इसको क्लियर कर लें फिर से। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड मार्क्स या फिर ग्रेड इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट टेकिंग एवरेज ऑल ऑफ द ऑल सेमेस्टर। सारे सेमेस्टर का आपको क्या करना है, एवरेज लेना है। टेकिंग एवरेज ऑफ द
ऑल सेमेस्टर, ये ध्यान रखिएगा, टेकिंग एवरेज ऑफ द ऑल सेमेस्टर या फिर ईयर। तो किसी किसी के यहाँ सेमेस्टर वाइज है तो 6 सेमेस्टर का होगा या 4 सेमेस्टर, ऐसे किसी किसी के यहाँ ईयर वाइज है तो 3 साल का होगा। तो सबका अगर सेमेस्टर है तो आप सारे मार्क्स जोड़ लीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए। अगर ईयरली है तो सारे मार्क्स जोड़ लीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए। इररिस्पेक्टिव, इसको ध्यान नहीं रखना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेटेज गिवन टू द एनी पर्टिकुलर सेमेस्टर ईयर बाय इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। जैसे क्या है कि इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी आपको वेटेज दे के करती है कि फर्स्ट ईयर को 25%, 50%, 100%। तो वेटेज को ध्यान में ना रखते हुए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेटेज, इससे वेटेज से कोई मतलब ही नहीं है। हमें क्या करना है, सारे सेमेस्टर के मार्क्स का योगफल और बाई 6 अगर है उसको करते हैं तो आपका 60% से ज्यादा होना चाहिए। वेटेज से कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेटेज गिवन टू द एनी पर्टिकुलर सेमेस्टर या ईयर बाय इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। तो इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कोई भी वेटेज दे रहा है उससे नहीं मतलब, जो आपने सेमेस्टर में पाया उसको जोड़ के ओवरऑल एवरेज 60% से ज्यादा होना चाहिए। कैंडिडेट, ये क्लियर हो गई ना बात क्योंकि हमने पहले गलत बोल दिया था। द कैंडिडेट शुड हैव एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर, उस दिन या उससे पहले। कब? 1 जुलाई 2021 से पहले या उस दिन आपका, मतलब जो इस समय अपियरिंग में वो नहीं भर सकते। और अपियरिंग में अगर नहीं, मान लीजिए कि आप फाइनल ईयर ही थे और आपका भी रिजल्ट नहीं आया तो नहीं, आपका क्या होना चाहिए, 1 जुलाई से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। 1 जुलाई 2021 कट ऑफ डेट है। क्या है? ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर, उस दिन या उसके पहले। कौन सा? 1/7/2021। एलिजिबिलिटी, सारी क्राइटेरिया, सारी डिग्री आपकी वही होनी चाहिए। इंटरनल कैंडिडेट हैविंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो जो रिक्वायर्ड अगर क्वालिफिकेशन है आपके पास और आप इंटरनल कैंडिडेट हैं तो आप तब भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो एनएचपीसी में काम कर रहे हैं, हो सकता है लो ग्रेड पर हो, वो अगर डिप्लोमा है तो वो भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दे आर एडवाइज टू रिफर द इंटरनल सर्कुलर बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन। तो कुछ इंटरनल सर्कुलर जारी किए गए हैं इंटरनल कैंडिडेट के लिए, उसको पढ़ के उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म भरें। कुछ रिलैक्सेशन होगा उसको आप कंसीडर करें, तो इंटरनल भी आप भर सकते हैं, ठीक है। Internal candidate having required qualification are eligible to apply. They are advised to refer internal circular before filling up the application. अगला, कैंडिडेट हैज टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली, ऑनलाइन ओनली भरना है। नो मैनुअल या पेपर एप्लीकेशन या एप्लीकेशन थ्रू ईमेल विल बी इंटरटेन। ऐसा नहीं कि भर के ईमेल कर दिया, ऐसा नहीं, ऑनलाइन ही आपको भरना है, ध्यान रखिए। द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट या इश्यूएंस ऑफ मार्कशीट शैल बी डीम्ड टू बी डेट ऑफ एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन। जो आपका डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा, जो रिजल्ट डिक्लेरेशन का हो सकता है सर्टिफिकेट बाद में मिले, मार्कशीट का जो डेट होगा, जिस दिन डेट रिजल्ट हो गया, जिस दिन रिजल्ट आपका पब्लिश हो गया, उसी दिन को मान लिया जाएगा आपका क्वालिफिकेशन। एंड देयर शैल बी नो रिलैक्सेशन ऑन दिस अकाउंट। ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं कि सर हमने एग्जाम दे दिया अभी रिजल्ट नहीं आया, उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं। आपका एग्जाम क्लियर हो जाना चाहिए, रिजल्ट क्लियर हो जाना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑन द पोस्ट या फिर लेवल शैल बी काउंटेड ओनली फ्रॉम द सेट डेट ऑनवर्ड। तो जो क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस है, वो जो डेट दिया गया 1 जुलाई, उसके पहले से ही आपको कंसीडर किया जाएगा, जो आप एक्वायर कर लिए होंगे। ये ध्यान रखिए, जो आपको अभी तक एक्सपीरियंस हो गया। कैंडिडेट ऑफ द रजिस्टर्ड कैंडिडेट इज लाइबल टू रिजेक्टेड एट एनी स्टेज। तो कोई भी चीज अगर आप गड़बड़ करेंगे, कोई भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेंगे, तो आपका कभी भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कैंडिडेचर इज ऑल्सो लाइबल टू बी रिजेक्टेड इफ इट इज विदाउट टेस्टिमोनियल और सर्टिफिकेट। तो बिना किसी सर्टिफिकेट के अगर आप बता दे रहे हैं हम तो पास हो गए और आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, तो उनका आपका कैंडिडेचर निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड इंडिकेटिंग रोल नंबर, नेम ऑफ द एलोकेटेड टेस्ट सेंटर, डेट ऑफ कंप्यूटर based written test, guideline for the test will be made available on the NHPC website to the candidate found apparently eligible based on the online data। तो जो आपने ऑनलाइन डाटा भेजा है
उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। एडमिट कार्ड में आपका नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा और किस दिन एग्जाम है, किस सिटी में एग्जाम है, वो सारी चीजें मेंशन रहेंगी। बस प्रॉपर स्क्रूटनी के बाद ही ये किया जाएगा। कोई काफी लोग का फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है अगर सारी चीज नहीं करते। तो आप ध्यान रखिए, आप अपना ईमेल रेडी रखिए, मेल पर सारी इंफॉर्मेशन आएंगी। कोई भी पोस्ट द्वारा एडमिट कार्ड नहीं आएगा, कोई भी विल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट, पोस्ट द्वारा कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा, जो अब जनरली नहीं आता। द कैंडिडेचर ऑफ ऑल कैंडिडेट शैल बी प्रोविजनल। तो ध्यान रखिए, कभी भी आपकी कैंडिडेचर निरस्त की जा सकती है, कैंसिल की जा सकती है अगर आप किसी भी पोजीशन पर कोई चीज़ फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको पहले से पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ईमेल आईडी को, आप ईमेल आईडी को एटलीस्ट 1 ईयर तो एक्टिव रखिए ही, ठीक है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप द ईमेल आईडी एक्टिव एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। ये ध्यान रखिएगा। नो चेंज इन ईमेल आईडी विल बी अलाउड वंस इंटर्न। एक बार आपको भर दिए ईमेल आईडी तो वो चेंज नहीं होगा, सारे करस्पॉन्डेंस आपके ईमेल के थ्रू ही होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयड कोई भी है, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयड है, तो उसको एनओसी सर्टिफिकेट लगाना है। एनओसी आपको फॉर्म जो इसमें अटैच है उसको आपको लगाना है। अगर आप एनओसी, इन केस एनओसी इज नॉट रेडी एट द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, 30 तारीख तक आपकी एनओसी नहीं मिली, तो आपको एक डिक्लेरेशन देना है, सेल्फ सर्टिफिकेट देना है कि हमने एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया है, अभी हमें मिला नहीं है, हमने अप्लाई कर दिया अपने यहाँ, ठीक है। सेल्फ सर्टिफिकेट दैट दे हैव अप्लाइड फॉर एनओसी एंड सेल्फ सबमिट द एनओसी विद इन द 15 डेज आफ्टर, विद इन द 15 डेज आफ्टर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो जो एग्जामिनेशन डेट होगा उसके 15 दिन के अंदर ही आपको एनओसी सबमिट करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी मान लीजिए आपने एनओसी के लिए अप्लाई किया, एनओसी मिल गया तो बहुत अच्छी बात। एनओसी किसके लिए है? जो वर्किंग है, जो कहीं जॉब में हैं, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो उनके लिए एनओसी है। और एनओसी ध्यान रखिए, अगर आप अप्लाई कर दिए तो उसको भी सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं। बस ये है कि एग्जाम के 15 दिन के अंदर ओरिजिनल एनओसी आपको सबमिट करना पड़ेगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश वर्जन को प्रेफर किया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, पर इंग्लिश वर्जन को प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। एनएचपीसी सारे अधिकार रखती है, कभी भी कुछ भी कर सकती है, सीटें बढ़ा सकती है, फिर सीटें घटा सकती है बिना किसी नोटिस के, ठीक है। यही सीटें को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है किसी भी बिना नोटिस के। किसी भी तरीके की बदमाशी, कैनवासिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करेगा? डिस्क्वालीफाई हिज और हर कैंडिडेचर। तो किसी भी तरीके के, जैसे कोई चीज़ आप छिपा रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, तो उन सब में क्या होगा कि आपको कैंडिडेचर निरस्त कर दिया जाएगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी एज पर द एनएचपीसी पॉलिसी। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगा वो एनएचपीसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा। और इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, कोई झगड़ा हो गया भैया कि आप ऐसा गलत कर दिए, तो किसी भी तरीके के डिस्प्यूट के लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ फरीदाबाद जो हाई कोर्ट है, वो पंजाब एंड हरियाणा, या फिर कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ फरीदाबाद या फिर हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा है, वहीं पर ही सारे केसेस होंगे। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन यही है, यहीं पर होगा, और सुप्रीम कोर्ट और कहीं नहीं होगा फालतू का। फर्दर नोटिफिकेशन एडेंडम कोरिएंडम शैल पब्लिश एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनएचपीसी लिमिटेड ओनली। तो केवल और केवल एनएचपीसी के ही वेबसाइट पर सारे नोटिस पब्लिश की जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा। तो अब आप क्लियर हो गए होंगे। चीज़ों को हम थोड़ा समराइज कर दे रहे हैं कि फॉर्म भरने का डेट 1 सितंबर से आपका क्या है, 30 सितंबर 2021 है फॉर्म भरने का डेट। और आप 30 साल तक हों तो फॉर्म भर सकते हैं। रिलैक्सेशन है एससी, एसटी और फिर ओबीसी कैंडिडेट के लिए। एससी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, ऐसे रिलैक्सेशन है। हैंडीकैप्ड हैं तो 10 साल, तो वो रिलैक्सेशन है आपके लिए। 1 सितंबर से आप फॉर्म भर सकते हैं 10 बजे सुबह से, जो कि शुरू हो गया फॉर्म भरने का डेट। पर एज 30 साल है
200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, +1 -0.25 का केस है। सिर्फ और सिर्फ रिटन पर ही आपका सिलेक्शन होगा, रिटन की मेरिट पर ही सिलेक्शन होगा। ऑटो कैड के नॉलेज है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ऑटो कैड का अगर नॉलेज है तो उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें 200 में आपका 200 में क्या होगा, 140 आपके सब्जेक्ट से, 30 नंबर आपका रीजनिंग से होगा और 30 नंबर आपका रीजनिंग के बाद 30 नंबर आपका जनरल अवेयरनेस से होगा। तो कुल मिला के 200 नंबर का ही आपका पेपर होगा। सारी वैकेंसी 1 बाय 1 लगे, खूब जम के तैयारी कर दीजिए, सिलेक्शन पक्का आपका होने वाला है। पूरी मेहनत करिए, कोचिंग ज्वाइन करिए, कैसे भी पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए, सिलेक्शन आपका पक्का होना है। सारी वैकेंसी लगी है एक के बाद एक, खूब मेहनत करते रहिए, कहीं ना कहीं तो होगा यार। अच्छे ढंग से अच्छे लोगों के गाइडेंस में मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन पक्का ही पक्का है। बस आपका एक बार आपको पूरी तैयारी पूरी शिद्दत से करनी होगी। नोटिफिकेशन के बारे में हमने सारी डिटेल आपको बता दी है, कब आपका कट ऑफ डेट होना चाहिए। 1 जुलाई 2021 के पहले सारी चीज़ें, सारी क्वालिफिकेशन आपको कंप्लीट कर लेना है। मिनिमम 60% होना चाहिए। इसमें ओवरऑल परसेंटेज दिया जाएगा, सारे सेमेस्टर के मार्क्स जोड़ के डिवाइडेड बाई 6 या जो भी होगा किया जाएगा। किसी भी ईयर को एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दिया जाएगा। तो सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर की। और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और भी हमारे चैनल से आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सारे लेक्चर देख सकते हैं। पूरा कंप्लीट मैकेनिक्स हमने कराया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के भी लेक्चर देख सकते हैं और थ्योरी ऑफ मशीन के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर कराए हैं। और भी लेक्चर हम कराते रहेंगे। आप मैक्सिमम लोगों में शेयर करें, हर कोई सीखे, हर कोई समझदारी डेवलप करे। सिलेक्शन तो आप ही का होना है, बस मेहनत करते रहिए। और फिर मिलते हैं आप सब लोग को। आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद।